लोकतंत्रात्मक देश है और इस देश में हम निवास कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले के समय से चली आ रही बात, लेकिन इसका रूप समय के अनुसार सुधरता चला जा रहा है। एक यूनान के समय में इसका रूप काफी अच्छा था, फिर बिगड़ा, फिर अच्छा हुआ, फिर बिगड़ा, और आज हमारे सामने सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक रूप में, भारत देश के रूप में ये शब्द हमारे सामने प्रचलित है। हम भारत की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, हम ब्रिटेन की बात करें, हम जितने भी लोकतंत्रात्मक देशों की बात करें, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। और भारत में किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन कराने की जब बात की जाती है तो विविधता में एकता देखते हुए और उस अनुसार चुनाव होते हैं, चुनावों की प्रक्रिया होती है और जनता मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालती है और अपने प्रतिनिधि चुनती है, और उन प्रतिनिधियों का यह दायित्व होता है कि वो जनता की अपेक्षाओं को, जनता की मांगों को खरे उतरें। लेकिन आज जो वर्तमान में भारतीय राजनीति में जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी चलाने वाले जो हैं पॉलिटिक्स के राजनेता हैं, जो भी वो कार्य प्रणाली अपने यहाँ लागू करते हैं या आयोजित करते हैं, वो जनता में उनका प्रसारण होता है। जैसे हम सिंपल तरीके से बात करें, हम कांग्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, सभी को पता है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो लक्ष्य लेके काम किया था अपनी शुरुआत से, क्या उस लक्ष्य पर खरी उतर रही है? जनता को जो सेवाएं देने का उनका दायित्व था पहले के समय के लोगों का, वो आज उस प्रकार से चल रहा है? कहने मतलब कई सारी खामियां हैं। मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं करना चाहता यहाँ पर, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जिसके अध्यक्ष थे, और मुरली मनोहर जोशी और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी उनके महासचिव थे। दो महासचिव थे, ये अध्यक्ष थे। और आज वर्तमान में आप परिवेश देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त जो नवीन अभी अध्यक्ष बनाए गए थे 2-3 साल पहले, 3 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल का, नितिन गडकरी किस तरीके से हटाए गए और उनके स्थान पर राजनाथ सिंह आए। तो ये कितनी सुखद परिस्थितियां हैं भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि यही दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनसे जनता को, देश को अपेक्षाएं हैं। और जिस दौर में भारतीय राजनीति काम कर रही है और जिस दौर में भारतीय राजनीति चल रही है, इतनी सुखद परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले देश में एक पार्टी का वर्चस्व होता था। 1952 के इलेक्शन की हम बात करें, 1957 के इलेक्शन की बात करें, 1962 के इलेक्शन की हम बात करें, 1966 के इलेक्शन की हम बात करें, उसके बाद 71, 77 में कंडीशन पलटी, क्योंकि आपातकाल लगाया गया था 1975 में। उसके बाद 77 में कंडीशन पलटी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने उस समय। 1980 में फिर कंडीशन बदली, क्योंकि ये सरकार जो थी कई दलों की सरकार थी, मिली-जुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, सारे दल एक होकर उन्होंने सरकार बनाई थी। कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में पहली बार बैठी थी भारतीय राजनीति के इतिहास में। तो उसका 1980 में इलेक्शन हुए, फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई। 1984 की बात करें, इंदिरा गांधी की एक ऐसी कंडीशन में हत्या हुई और संवेदना की लहर से सारा देश उमड़ पड़ा और इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने 401 सीटें प्राप्त की और फिर पुनः कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई। तो आज हम 2009 की कंडीशन की बात न करें, हम आज 2004 की कंडीशन की बात न करें, आज हम 2000 कोई भी इलेक्शन है जैसे, या एमपी का है या यूपी का है, किसी भी इलेक्शन की बात ना करें, क्योंकि ये हमारा अतीत हो चुका है। और अतीत में हमने क्या खोया, क्या पाया, वो हम भारतीय राजनीति के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम बात करें
प्रेजेंट पॉलिटिक्स की, मतलब वर्तमान राजनीति की हम बात करें यहां पर, क्योंकि हम वर्तमान में अपने आप को अपेक्षा के माध्यम से अपना जीवन जी रहे हैं, और हमें अपेक्षाएं देश के लोगों से, नीति निर्माताओं से, प्रशासकों से, शिक्षकों से, आम जनता से, कृषकों से, सबसे हमें तरह तरह की तमाम अपेक्षाएं, क्योंकि हम इस देश के वासी, हम इस देश को छोड़ के नहीं जा सकते और हमें अपेक्षाएं इनसे हैं। तो जब कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक पक्ष, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो हम इस देश में रह रहे हैं, तो इस देश की पॉलिटिक्स हमें प्रभावित नहीं करेगी क्या? बेसिकली करेगी। तो जो इलेक्शन होंगे वो हमें प्रभावित नहीं करेगी क्या? जो जनता पर इलेक्शन की मार आएगी वो हमें प्रभावित नहीं करेगी क्या? आज भारत देश गठबंधन की राजनीति के दौर से गुजर रहा है। मैं थोड़े से कम शब्दों में इसको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारे डिस्कशन का टॉपिक वर्तमान भारतीय राजनीति है। गठबंधन की एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं शॉर्ट रूप में बता दूं कि कई सारे दल मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। वो अलायंस सत्ता पक्ष भी हो सकता है और वो विपक्ष भी हो सकता है। वो गठबंधन की राजनीति कहलाती है। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो गठबंधन है वो यूपीए के नाम से सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं उसकी अलायंस की, और सत्ता पर काबिज है। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए सत्ता पर काबिज था, और आज भी एनडीए अलायंस है और यूपीए अलायंस है, और ये सत्ता पर काबिज होते हैं यदि इनको पूर्ण बहुमत चुनाव में मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं 2014 इलेक्शन की। अभी 2013 चल रहा है, और 2014 का जो इलेक्शन है उससे पहले की जो कंडीशन है इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं या थोड़ा बहुत राजनीति में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उनसे पूछो कि 2014 में किस प्रकार की कंडीशन आने वाली है और कितना रोचक ये इलेक्शन होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही है। गठबंधन में दलों का आपस में टूटना बिखरना ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो संगठन है पार्टियों का, उनमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो हमने भी कांग्रेस और बीजेपी की बात की, लेकिन भारतीय राजनीति के शिखर पर या उसके स्तर पर ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पहले वो एक क्षेत्रीय पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं चुनाव आयोग के, उनको राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा दिया जाता है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन जो कई सारी पार्टियां, इनकी 4 सीटें भी हैं मात्र लोकसभा में। मैं लोकदल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर। माननीय चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह और जयंत चौधरी भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका काफी बढ़ चढ़ कर निभा रहे हैं, और विशेष तौर पर ये यूपी से ताल्लुक रखते हैं। 4 सीटों वाली एक क्षेत्रीय पार्टी भी भारतीय राजनीति या भारतीय राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। इतिहास मैंने क्यों कहा? क्योंकि इतिहास मैंने इसलिए कहा कि गठबंधन की राजनीति का युग इतिहास भी हो चुका है और वर्तमान में भी चल रहा है। हम 1999 की बात करें तो इतिहास है, 2004 की बात करें तो इतिहास है, 2009 की बात करें तो इतिहास है। तो इतिहास भी हो चुका है, और प्रेजेंट में आप कंडीशन भी देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो सरकारें थी गिरने से बची, और किस तरीके से आगे भी ये कंडीशन आप देखते रहेंगे। बीएसपी ने क्या किया, एसपी ने क्या किया, आरजेडी ने क्या किया, तो ये सारी कंडीशन एक खुला चित्र आपको भारतीय राजनीति के दृश्य पर दिख जाएगा, और आप करंट की राजनीति से परिचित होंगे। मैं स्टूडेंटों को खासतौर पर एक बात यह बताना चाहूंगा कि यदि आपका राजनीति विज्ञान विषय है और इस विषय पर आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्तमान भारतीय राजनीति। जब हमारा टॉपिक ही है वर्तमान भारतीय राजनीति, तो आप केवल पाठ्यक्रम में जो आपका सिलेबस है उसको लेके आप
बहुत आगे तक जाने वाले नहीं है, आपकी सोच जो है बहुत विकसित होने वाली नहीं है। आपको न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके निरंतर संपर्क में आपको रहना होगा यदि आपको अपनी सोच, आपको अपनी बौद्धिक शक्ति विकसित करनी है। और जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, आप अपनी पैनी नजर उन इलेक्शनों पर रखें, तभी आप व्यवहारिक राजनीति से परिचित हो पाएंगे। यदि आप व्यवहारिक राजनीति से परिचित हो जाते हैं तो आपकी सैद्धांतिक राजनीति, भारतीय राजनीति अपने आप ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।